पॉइंट, ठीक है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड डिस्कशन अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सबसे सिंपल, सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज बायोट एंड सावर्ट्स लॉ। एक्चुअल में बायोट एंड सावर्ट्स लॉ को हमने 2 लेक्चर में डिस्कस किया था, और परसों के लेक्चर में, मतलब बायोट सावर्ट्स लॉ के पहले लेक्चर में, हमने बस बायोट सावर्ट्स लॉ होता क्या है, उसको अप्लाई कैसे करना है, एंड उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस, यानी कि जो स्टैंडर्ड कंडीशन हमें डे टू डे लाइफ में रिक्वायर्ड होती है, वहां पे अगर मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, इससे रिलेटेड पूरा डेटा जो है वो पहले लेक्चर में देखा था। एंड कल के लेक्चर में एक्चुअल उसको अप्लाई करके डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टिंग एलिमेंट्स जो होते हैं, हाउ मच और कितनी, कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेंगे, ये सब बातें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। याद करो, पहले लेक्चर में मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था कि बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे कोई कंसेप्चुअल लोड आपके ऊपर नहीं आएगा, वही कंसेप्ट होगी जो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे क्या करना है, सारी बातें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ कंपेयर करनी है, एंड यहाँ पे मैग्नेटिक्स के फॉर्म में उनको अप्लाई करना है। इसीलिए हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली मैग्नेटिक्स मतलब क्या होता है, और ये मैग्नेटिक्स स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंसेप्ट हमें कैसे हेल्प करेगी, उनके कंपैरिजन के कॉलम बना के दिए थे। और वो एकदम क्या बोलेंगे हम, हमारा बेस है जो हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, एंड उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये रिमेनिंग सारे टॉपिक्स में हेल्प करने वाले हैं। क्लियर? तो वहां पे हम देख रहे थे कि बेसिकली जैसे चार्ज रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, वैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मैग्नेट हुआ करता था, लेकिन ऑर्स्टेड के बाद में हमें मालूम हुआ कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी वही करता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी दूसरा मैग्नेट या फिर दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है। उसके बाद में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, सेम वे मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स से चेंज क्या हुआ था, सिर्फ चेंज हुआ था ई में, एंड लाइंस ऑफ फोर्स के एक प्रॉपर्टी में, कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में वो क्लोज लूप बनाते हैं। उसके बाद में जो क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करती है वो बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करती है वो बनेगी मैग्नेटिक इंडक्शन। ये बेसिक डिफरेंस था, और उस डिफरेंस को यहाँ पे कंसीडर किया था हमने फ्लक्स वाली कंसेप्ट में, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट बना वेबर, वो एसआई में, सीजीएस में है तो मैक्सवेल, 1 वेबर इक्वल्स टू 1 वेबर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल, या फिर 1 मैक्सवेल इक्वल्स टू 10 टू द पावर -8 वेबर। उसके बाद में आ गया मैग्नेटिक इंडक्शन, टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। याद करो, जब से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कशन शुरू किया है, हर एक फॉर्मूला जो भी अपन पढ़ रहे हैं वहां पे हर बार हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने पे फोकस कर रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करने पे फोकस कर रहे हैं, मतलब इस बी को कैलकुलेट करने पे फोकस कर रहे थे। तो इस बी का बेसिक फॉर्मूला था फ्लक्स पर यूनिट एरिया, उसका एसआई यूनिट आ गया वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और टेस्ला निकोला टेस्ला के ओनर में टेस्ला, और उसका सीजीएस यूनिट बन गया था गॉस। तो 1 टेस्ला मतलब कितने गॉस, 10 टेस्ला मतलब 10 टू द पावर 4 गॉस, या फिर 1 गॉस इक्वल्स टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। ऐसे हमने मैग्नेटिक इंडक्शन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। फिर मैग्नेटिक फील्ड की जो भी स्पेस का कांस्टेंट था वो आ गया, परमेबिलिटी, उसके रिलेशंस आ गए। फिर हम आ गए थे कंसेप्चुअल पार्ट के ऊपर, पहले देखा था ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हिस्ट्री में सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन ऑर्स्टेड ने दी थी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब भी हम चार्ज को मोशन में सेट करते हैं वो भी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। मतलब हमें एकदम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैग्नेटिक्स को कंबाइन करने का एकदम क्या बोलेंगे हम उसको, बेसिक इन्वेंशन जो था वो
ऑर्स्टेड ने किया था, लेकिन वो काम में ज्यादा नहीं आया, क्योंकि उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये ऑर्स्टेड ने नहीं बोला, वो बोला था बायोट एंड सेवर्ट ने। एंड बायोट सेवर्ट ने जो बोला था एकदम सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट के फॉर्म में हमारे सामने रिप्रेजेंट किया था लैप्लस ने। तो उसको बायोट सेवर्ट्स लॉ बोलो या फिर लैप्लस लॉ बोलो, ठीक है। लैप्लस ने खुद का नाम नहीं दिया था, तो कहीं पे भी उसका नाम होता नहीं है, लेकिन अगर कंफ्यूज करने के लिए एक आधे नोट्स में, पब्लिकेशन में या फिर एग्जाम में कहीं पे दिखता है लैप्लस लॉ रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, तो वो वही है जो बायोट सेवर्ट्स लॉ था। क्या था बायोट सेवर्ट्स लॉ? कॉमन पास्ट। बेसिकली मैंने डायग्राम ड्रॉ की थी, एनी शेप का कंडक्टर था, उसके सराउंडिंग में पॉइंट पी था मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करने के लिए, और हमने वहां पे स्टेटमेंट बनाया था मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट due to small element of current carrying conductor is number 1 directly proportional to current, number 2 directly proportional to the length of element, number 3 directly proportional to the sine of the angle, and number 4 inversely proportional to the square of the distance between them। सारे फॉर्मूले कंबाइन करके बन गया dB प्रोपोर्शनल टू आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। फिर प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए हमें मैग्नेटिक्स के केस में एक ही कांस्टेंट हर बार यूज करना है, और वो कांस्टेंट होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई। एंड इस तरह से डीबी का फॉर्मूला बना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डीबी का फॉर्मूला बना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला था, उसको वेरियस केसेस में अप्लाई करना था, 2 दिन से वही कर रहे थे। उसके लिए हमने सबसे पहले देखा था कि बेसिकली अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके एक्सिस के ऊपर पॉइंट दिया है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि वहां पे साइन 0 0 है, साइन 180 भी 0 है। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे दे रहे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये एक्सप्रेशन अपन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर रैंडमली कहीं पे भी पॉइंट दिया है, तो इन जनरल जो एक्सप्रेशन था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बाजू में मैग्नेटिक फील्ड का, वो था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इन ब्रैकेट साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। D मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, φ1 φ2 मतलब एंगल्स मेड बाय लाइन जॉइनिंग टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर विद द गिवन पॉइंट विद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर उसमें हमने स्टैंडर्ड केस देखी थी, अगर पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में है एंड लेंथ इनफाइनाइट है, तो φ1 इक्वल्स टू φ2 बिकम्स 90, एंड फॉर्मूला अगेन हमें मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। वही अगर नियर वन ऑफ इट्स एंड है तो वो बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। यही स्टैंडर्ड केस है जो हमें हर बार रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे गए थे, फिर हमने आगे देखा कि अगर सेम केस अप्लाई करेंगे फॉर सर्कुलर आर्क, कोई भी सर्कुलर आर्क होगा एंड उस सर्कुलर आर्क के सेंटर पे हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो एक ही एक्सप्रेशन है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इनटू फाइव बाय आर। अब ये फाई मतलब था सर्कुलर आर्क ने कितना एंगल सबटेंड किया सेंटर पे। फिर जैसे कि अगर कॉइल पूरी सर्कुलर है, तो फॉर्मूला बना म्यू नॉट आई अपॉन 2r, क्योंकि फाई इक्वल्स टू 2 पाई पुट किया था। सेमी सर्कुलर है तो फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अगर 1/4 आर्क आपको दिया है, 1/4 आर्क है, तो उस केस में बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 8r। इस तरह से कोई भी केस देंगे, कितना भी सर्कुलर आर्क होगा, अगर हमें एंगल नोन है तो हम वहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड कल के लेक्चर में ये सारे कंबाइन एप्लीकेशन अप्लाई करके हमने वेरी ज्योमेट्रिकल डायग्राम फिगर जो थी, उनके वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसको कैलकुलेट किया था। उसके बाद में हमने और एक एप्लीकेशन देखा था, मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, और वो इंडक्शन था B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2। उसमें स्पेशल केस कि अगर पॉइंट सेंटर पे तो क्या, x मच ग्रेटर देन है तो क्या, एंड कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स n है तो क्या। इस फॉर्मूला बेस्ड सारे जो क्वेश्चन है वो एकदम सिंपल होते हैं, फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए क्वेश्चन एकदम सिंपल रहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक बात इन डिटेल विथ ऑल एप्लीकेशन हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें जो है सेम टॉपिक का नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करना है, एंड दैट इज नथिंग बट, कौन सा है नेक्स्ट पॉइंट? एम्पियर्स लॉ, ठीक है। मतलब टॉपिक में हमें बेसिकली इन तीनों चीज के ऊपर ही फोकस करना है, एक बायोट सावर्ट्स लॉ, दूसरा एम्पियर्स लॉ, एंड इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आएगा मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उससे पहले एम्पियर्स लॉ को समझेंगे। अब एम्पियर्स लॉ पढ़ते टाइम हमारे पास एडवांटेज ये है कि एम्पियर्स लॉ में जो भी एप्लीकेशन आने वाले,
जो भी कंडीशंस आने वाली है सिमिलर कंडीशन हम बायोट सावर्ट्स लॉ में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मतलब इमेजिन करने में, कंसेप्ट को सॉल्व करने में, समझने में एंड क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्पियर्स लॉ से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख के दूंगा कि इट्स ए जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ बायोट सावर्ट्स लॉ। अब यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये जनरलाइज या फिर उसको अपन बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द बायोट सावर्ट्स लॉ। मतलब जो बायोट सावर्ट्स लॉ था उसकी कंसेप्ट जो थी, उसका काम जो था, उसकी प्रोसेस जो थी वही है, बस वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। कितना कॉम्प्लिकेटेड था हमने पहले देखा है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ये एम्पियर ने अपना लॉ एक्सप्लेन किया था। ठीक है, लेकिन एम्पियर्स लॉ पढ़ते टाइम उसका एक लिमिटेशन में पहले ही बोल देता हूं, और वो सिमिलर है जो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस का लॉ देखते थे। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्लक्स कैलकुलेट किया था, जनरल फॉर्मूला कौन सा, phi इक्वल्स टू EDS cos थीटा, एंड वही फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए गॉस एक्सप्लेन करता है एकदम सिंपल फॉर्मूला, दैट वाज Q अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन वहां पे एक लिमिटेशन थी, एक कंडीशन थी। ठीक है, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए कितने लोगों को याद है? कम ऑन फास्ट बोलो। देविका, कोमल, ऋषभ, बद्री, नहीं, शुभमकर, अनुजा, वहां पे एक कंडीशन थी, एक लिमिटेशन था ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ का नहीं सॉरी गॉस लॉ का। इतनी जल्दी भूल जाएंगे तो कैसे चलेगा बेटा? ट्राई टू रिमेंबर इट, कम ऑन फास्ट। गॉस लॉ अपन कब अप्लाई कर सकते थे? ये गॉस लॉ था, ये तो याद है क्या? phi इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन, फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, ये तो याद है? वेरी गुड। तो वहां पे एक लिमिटेशन था, मैंने लिख के भी दिया था और मैं बार बार प्रोनाउंस कर रहा था, उसको रिपीट कर रहा था कि गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द चार्जेस व्हिच वाज एनक्लोज्ड बाय द गिवन बॉडी। जब भी हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो वहां पे एक कंडीशन थी कि जिस बॉडी के सरफेस के ऊपर मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो उस बॉडी ने जो चार्जेस यहाँ पे एनक्लोज किए हैं, Q2 है, Q3 है, सिर्फ वही चार्ज कंसीडर होंगे। ये आउटसाइड कितने भी चार्जेस रखेंगे तो वो चार्जेस हम गॉस लॉ को अप्लाई करके जब फ्लक्स निकालते हैं तो ये 4 and 5 जो है ये चार्जेस कंसीडर नहीं होते। मतलब वहां पे एक लिमिटेशन था कि ओनली जो सरफेस से में एनक्लोज होने वाले चार्जेस है वही जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग गॉस लॉ। आ रहा है क्या याद? ये कॉमन फास्ट ऐसा कुछ हुआ था क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? एस नो, जिनको लगता है नहीं हुआ था, लेक्चर है ऐप पे, फिर से उसको एक बार देख लो। ठीक है, देविका को याद आ गया, किसी को तो याद है एटलीस्ट, गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब सेम कंडीशन, सेम लिमिटेशन यहाँ पे एम्पियर में आने वाला है, बस यहाँ पे चार्ज की जगह पे हमें करंट कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल फॉर द करंट्स। करंट्स मतलब क्या होगा? एक्चुअल में करंट कैरिंग कंडक्टर होंगे। ठीक है, मीनिंग समझ लो, ऐसे सिर्फ करंट फ्लो नहीं होगा। ओके अनुजा, दैट्स व्हाई मालूम नहीं था, गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब याद करो। अब बेसिकली मैं यहाँ पे करंट्स निकला हूं, लेकिन करंट हवा में फ्लो नहीं होता, इसका मतलब वही होगा करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल फॉर द करंट्स एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये लिमिटेशन है। ठीक है, यानी कि देखो मैं यहाँ पे एम्पियर लॉ अप्लाई करने वाला हूं। हमारा बेसिक यहाँ पे एम क्या है? एम्पियर्स लॉ अप्लाई करके हमें कैलकुलेट क्या करना है? वही कैलकुलेट करना है जो बायोट सावर्ट्स लॉ में कैलकुलेट किया था। अब बायोट सावर्ट्स लॉ में क्या कैलकुलेट किया था हमने? मैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब हम यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करने वाले हैं, उसको प्रोड्यूस करने वाले जो भी इलेक्ट्रिक करंट है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी इलेक्ट्रिक करंट है, उस करंट को कैरी करने वाले जो कंडक्टर है, वो अगर गिवन एरिया ने एनक्लोज किए हैं तो उतने ही कंडक्टर कंसीडर किए जाते हैं एम्पियर्स लॉ में। ये लिमिटेशन है एम्पियर्स लॉ का। क्लियर हो रहा है लिमिटेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ क्या है? चलो बोलो, क्लियर है? यस, नो? यस सर। ओके, अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या होगी, इस तरह से कोई भी एक सरफेस होगा और इसमें से फ्लो होने वाले कुछ करंट्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डॉट एंड क्रॉस की मीनिंग आपको मालूम है। ठीक है,
क्या होता है डॉट मतलब? आउटवर्ड, अपवर्ड। और ये अपवर्ड करंट जो है अपवर्ड, हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करने वाले हैं, एंड क्रॉस का मतलब होता है डाउनवर्ड, इनवर्ड, और उसका मतलब क्या होने वाला है? डाउनवर्ड, निगेटिव होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से एक सरफेस है जिसने करंट कैरिंग कंडक्टर को एनक्लोज किया है। अब यहाँ पे कितने कंडक्टर है जिनमें से करंट फ्लो हो रहा है? ये फर्स्ट है I1, यहाँ पे I2, ये है I3, ये है I4, और इसके बाहर में और एक करंट दिया है मुझे, दैट इज I5। यहाँ पे और एक करंट है I6, यहाँ पे और एक करंट है I7। तो इतने डिस्कशन से आपको ये तो क्लियर हुआ होगा कि जो भी एम्पियर्स लॉ होगा, क्या है हमने पढ़ा ही नहीं, अभी कौन सा फॉर्मूला है मालूम ही नहीं है, लेकिन जो भी लॉ होगा, जो भी फॉर्मूला होगा, उसको अप्लाई करते टाइम हम यहाँ पे ये I5 एंड I6, यहाँ पे I7 है, इनका कंसीडरेशन नहीं करने वाले, आपल्याला घेन देनच नाही कोण कुठं फिरतंय। ठीक है, इस एरिया ने जितने कंडक्टर्स को एनक्लोज किया है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड वही हमें गिवन पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करने वाले और एक्चुअल वहां पे डेटा प्रोवाइड करने वाले। क्लियर है सबको? क्लियर क्लियर? यस नो? यस सर। यस सर, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जब मैं एम्पियर्स लॉ लेने वाला हूं तो गॉस लॉ में जैसे अपन समेशन ऑफ चार्ज लेते थे, उसी तरह से एम्पियर्स लॉ में मुझे लेना है समेशन ऑफ करंट। क्या लेना है? समेशन ऑफ करंट। तो अब इस डायग्राम में अगर देखेंगे तो यहाँ पे समेशन का साइन है, अलजेब्रिक साइन है, अल्जेब्रिक सम है, और उसको करते टाइम हमें विथ साइन गिवन क्वांटिटीज को लेना पड़ता है। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि जब तक अपन एम्पियर्स लॉ के करंट की बात करेंगे तब अपवर्ड आने वाला करंट हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे जाने वाला, अंदर जाने वाला करंट जो है उसको माइनस कंसीडर करेंगे। ये हमने डिसाइड किए हुए कन्वेंशन, इसको उल्टा भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक कन्वेंशन डिसाइड करके वो फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा। यस देविका, करेक्ट आंसर। इसका मतलब जो समेशन ऑफ आई मैं आगे जाके यूज करने वाला हूं उसमें I1, I2, I3 ये तीनों अपवर्ड थे, बाहर आने वाले थे, इसलिए मैं पॉजिटिव लूंगा। यस अनुजा, करेक्ट है। एंड ये जो I4 है ये अंदर जा रहा है, इसलिए मुझे लेना पड़ेगा माइनस, निगेटिव। क्लियर? कुछ लोगों के मेरे से पहले आंसर आ गए थे, मतलब ये क्लियर ही हुआ होगा। ठीक है, बाकी लोगों को भी क्लियर है? यस नो? यस ओके। तो यहां पे देखो एम्पियर्स लॉ मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, उसको इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है, लेकिन आपके पास एम्पियर्स लॉ रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का डेटा अब आ गया है कि ये एम्पियर्स लॉ मतलब क्या है। इट्स अ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ, यानी कि एम्पियर्स लॉ में हम जो कुछ भी करने वाले हैं वो सिमिलर होगा जो बायोट-सैवर्ट्स लॉ में किया था, लेकिन यहाँ पे मेथड थोड़ी सिंपल होगी, जनरलाइज होगी। अब बायोट-सैवर्ट्स लॉ में हमें करना क्या था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर सराउंडिंग के स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसको हमें कैलकुलेट करना था। यहां पे भी हम क्या करेंगे कि जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर्स होंगे, उनकी वजह से सराउंडिंग के स्पेस में जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। बस ये बेसिक डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस है। उसके बाद हमने देखा कि ये एम्पियर्स लॉ का एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको गॉस लॉ उसके साथ कंपेयर किया था, और ये कंपैरिजन ही हमें ये सेक्शन समझने के लिए हेल्प करता है। अगर इलेक्ट्रो करंट पढ़ने से पहले मैग्नेटिक शुरू करेंगे तो ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, कुछ भी कंसेप्ट का कोई भी लिंक नहीं लगता है, लेकिन इलेक्ट्रो करंट करने के बाद थोड़ा सा इजी जाता है। इसलिए अनुजा एज अर्ली एज पॉसिबल यू हैव टू कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, चलो बाकी लोग, तो यहाँ पे हमें मालूम हुआ था कि एम्पियर्स लॉ में हमें एक लिमिटेशन मेंटेन करना है, एक कंडीशन है वो यहाँ पे बस मेंटेन करनी है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड अपन कैलकुलेट करेंगे उसमें एक क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा हर बार, और वो क्लोज सरफेस के अंदर जितने कंडक्टर्स है उसको ही हमें कंसीडर करना है। उसमें जो करंट आउटवर्ड फ्लो होगा, अपवर्ड फ्लो होगा वो प्लस रहेगा, जो इनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा वो माइनस रहेगा। ठीक है, बस इतनी बातें यहां से हमें मालूम होती है। अब आते हैं एक्चुअल एम्पियर्स लॉ के ऊपर। अब ये एम्पियर्स लॉ क्या करने वाला है, हमें मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करके देने वाला है। उसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी होगी, नंबर ऑफ कंडक्टर्स की होगी, और वो कंडक्टर जो है एक क्लोज्ड शेप होगा, उसने एनक्लोज करना चाहिए, तभी अपन एम्पियर्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट पहले लेके आते हैं, फिर फॉर्मूला, फिर उसके जनरलाइज फॉर्म एंड उसके एप्लीकेशंस आएंगे। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ मतलब क्या होता है, देखो, द
मैग्नेटिक इंडक्शन ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट ही लिखता हूं फॉर्मूले का, अब इंफॉर्मेशन बहुत हो गई। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी बार। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर थिंक मत करो, स्टेटमेंट पूरा होने के बाद मैं जब फॉर्मूला लिखूंगा तब ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी बार ओवर एनी क्लोज्ड पाथ is equal to the absolute permeability of free space times the total current flowing through the area bounded by closed path। अब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ो, उसकी मीनिंग क्या होगी, कैसे होगी, उसको इमेजिन करने का ट्राई करो। ठीक है, जब फॉर्मूला आएगा तो एकदम से क्लियर होगा, लेकिन उससे पहले आपके ब्रेन को थोड़ा सा वर्क करने को लगाना यहाँ पे, सो दैट फॉर्मूला एकदम से डायरेक्ट अंदर चला जाए। अब ये लाइन इंटीग्रल मतलब क्या होता है, एक एक वर्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ पे जो हमने लाइन इंटीग्रल लिखा है, लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, जो हमारा इंटीग्रेशन है वही है। अब ये इंटीग्रेशन क्यों लगेगा, वही कंडीशन है कि बायोट-सावर्ट्स लॉ में भी अपन क्या करते थे, पहले छोटा सा एलिमेंट लेते थे डीएल इतनी लेंथ वाला, फिर वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो मिलने के बाद ऐसे सारे छोटे छोटे एलिमेंट ने जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किए, उन सारे मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करने के लिए हम स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन यानी इंटीग्रेशन यूज करते थे। वही मीनिंग यहाँ पे रहेगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है लाइन इंटीग्रल। और लाइन इंटीग्रल का मतलब ऐसे होता है, इंटीग्रल उसके सराउंडिंग हम क्या करते हैं, ऐसे क्लोज लूप बनाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये आगे लिखा है ना हमने, करंट फ्लोइंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज्ड पाथ, यानी कि जब भी एम्पियर्स लॉ हम अप्लाई करेंगे, एक क्लोज सरफेस होगा, उसके अंदर कंडक्टर्स होंगे, एंड उस क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन अपन लेने वाले हैं, इसलिए इंटीग्रल साइन को अपन ऐसे सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है लाइन इंटीग्रल। अब ये लाइन इंटीग्रल किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड मतलब कौन, बी, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर रखो, ऑफ इंडक्शन बी बार, कहां पे, और एनी क्लोज पाथ। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा आपको समझना है, पूरा क्लोज पाथ मुझे चाहिए, लेकिन हर एक केस में वो क्लोज पाथ डिफरेंट रहेगा, तो वो हमें मालूम नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हर बार जो है एक छोटा सा एलिमेंट उस क्लोज पाथ का कंसीडर करते हैं एंड फिर उसका इंटीग्रेशन लेते हैं। तो ये बना यहां तक के स्टेटमेंट का इक्वेशन, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी बार और एनी क्लोज पाथ, line integral of magnetic field of induction B bar or any closed path, line integral of magnetic field of induction B bar or any closed path। यहां तक हो गया क्लियर सबको, क्लियर है क्या? Yes, sir. अब यहां पे आगे क्या लिखा है, इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू लिख देंगे, क्या है इक्वल टू द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होती है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब सिंबॉलिकली क्या लिखना पड़ेगा, म्यू नॉट। अब ये म्यू नॉट मालूम है ना क्या होता है म्यू नॉट, पहले लेक्चर में इंट्रोड्यूस करके दिया था। क्या होता है म्यू नॉट, ये मीडियम का कांस्टेंट है जो एक्सप्लेन करता है कि गिवन मीडियम कितनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर कर सकता है, या फिर गिवन मीडियम कितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के नंबर पास होने के लिए अलाउ करता है। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। अब इसके आगे क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स
टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द एरिया, यानी वही जो पहले करने वाले थे, करंट की अलजेब्रिक सम, ये होता है एम्पियर्स लॉ। अगर यहाँ पे लिखूंगा तो और अच्छा लगेगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डीएल बार इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ आई। मतलब बायोट सावर्ट्स लॉ में देखो क्या था, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वो साइन थीटा फाइंड करने में हमारी ज्यादा मेहनत वेस्ट होती थी। इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म एम्पियर ने बोला है कि कुछ नहीं करना है, ये बीडीएल का इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा, बस ये करंट की सम कर दो, उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर। चलो तो क्लियर है सबको, एम्पियर्स लॉ मतलब क्या है, स्टेटमेंट उसका, फॉर्मूला उसका, ऑल क्लियर? यस नो? Yes, sir. यस ओके। तो इसको मैं अब रब करने वाला हूं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ induction B bar over any closed path is equal to the absolute permeability of free space times total current flowing through the area bounded by the closed path। ठीक है, अब यहां पे देखो जो एक्सप्रेशन हमें एम्पियर्स लॉ का मिला था, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डीएल बार इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ आई, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरलाइज फॉर्म। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा और एक चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो बी वेक्टर होता है, ये होता है इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू एच वेक्टर, यानी यहाँ पे एक नई क्वांटिटी मैंने एच वाली इंट्रोड्यूस की है, और ये एच को बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग और मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इसके बारे में हम आगे जाके थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी बस इतना रिमेंबर करो कि इनमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो काम मैग्नेटिक इंडक्शन का होता है वही ये एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी का होता है। लेकिन एक पर्टिकुलर जब मैं मैग्नेटाइजेशन पढ़ाऊंगा मैग्नेटिज्म में, तब इन दोनों की एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगी। तब तक के लिए दोनों ऑलमोस्ट सेम है, दोनों भी क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे आपको एज्यूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू एच है, इनको अगर मैं ऊपर पुट करूंगा तो सेम एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा, म्यू नॉट इनटू एच वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ आई। तो यहाँ पे म्यू नॉट कैंसल होके मुझे फॉर्मूला मिलेगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ एच वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई। यानी कि अगर डेटा हमें इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन पूछा जाता है तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे जो अपन पढ़ रहे हैं मॉर्निंग से। लेकिन अगर आपको मैग्नेटिक इंडक्शन की बजाय बोला जाता है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड है, तो उसमें हम बस ये रिप्लेसमेंट करके ये इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऐसे डायरेक्टली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड पूछ सकते हैं, या फिर आपको ऐसे बोल सकते हैं, कैलकुलेट करो। क्या लिखा है मैंने, ये पढ़ो क्या लिखा है, यम यम यफ। क्या लिखा है, यम यम यफ। जैसे ईएमएफ होता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैसे ये एमएमएफ है, मतलब क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलेंगे तो भी हमें कैलकुलेट क्या करना है, लाइन इंटीग्रल ऑफ एच वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है, या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलेंगे तो भी हमें क्या करना है, यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, एच वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू डायरेक्टली आई। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लियर, ओके। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एम्पियर्स लॉ। अब ये स्टैंडर्ड केस हमने देखी है, तो हमें फिजिक्स में एक ही काम है, कोई एक साइंटिस्ट आता है, लॉ बोलता है, प्रिंसिपल बोलता है, वहां से हम प्रोपोर्शनलिटी साइन लेते हैं, फिर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, फॉर्मूला मिल गया जनरल स्टैंडर्ड केस का, उसको डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं। तो जैसे बायोट सावर्ट लॉ में किया था, वैसे अभी हम एम्पियर्स लॉ में करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट बोलो, एप्लीकेशंस ऑफ
एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ, ठीक है। जैसे बायोट सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन देखे थे, वैसे ये एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन है। अब ये बायोट सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन कैसे थे याद करो। पहले स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, उसके लिए मैग्नेटिक इंडक्शन का यस इन जनरल फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी ब्रैकेट ऑफ sin phi 1 प्लस sin phi 2। अगर वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लेंथ इनफाइनाइट है तो नियर सेंटर होता था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, नियर वन ऑफ इट्स एंड पूछा है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। सर्कुलर आर्क के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू फाइव बाय आर। फाइव मतलब सर्कुलर आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, ठीक है। वही मैग्नेटिक इंडक्शन अगर सर्कुलर कॉइल के एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है वहां पे अगर रिक्वायर्ड होता है तो वहां पे फॉर्मूला था म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2। बस इतना ही है बायोट सावर्ट्स लॉ। उसी से रिलेटेड सारे एप्लीकेशन है। जिन्होंने सॉल्व एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उनको भी समझ में आया होगा कि इसको छोड़ के कुछ है ही नहीं। हर एक क्वेश्चन में घुमा फिरा के यही अप्लाई करना है। एक तो डायरेक्शन फाइंड करनी, नहीं तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। एंड मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर डायरेक्शन सेम होगी वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐड करनी पड़ेगी, डायरेक्शन अपोजिट है तो वेक्टर क्वांटिटी इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नया कुछ था ही नहीं वहां पे, अलग कुछ था ही नहीं। मतलब ये जो टॉपिक्स होते हैं कौन से पूरे 12th एनसीईआरटी के पार्ट फर्स्ट के, ये मैं स्टार्ट से बोलता हूं कि अगर आपको लिंक लग गई, समझ में आ गया तो ये सेक्शन में एक भी मार्क्स इधर उधर नहीं होता है, ठीक है। 100% एज इट इज सारे के सारे मार्क्स मिलते हैं। इतना भारी, इतना सिंपल, इतना बेस्ट सेक्शन ये है, ठीक है। जो कर रहे हैं होमवर्क उनको समझ में आ रहा है कि कितना मतलब इंटरेस्टिंग भी है एंड सिंपल भी है। क्वेश्चन देख ले एक बार डर लगता है, क्या डायग्राम है, कहां से करंट जा रहा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पेन हाथ में लिया, सॉल्व करना शुरू कर दिया, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता है, ठीक है। सेम पार्ट आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पे एम्पियर्स लॉ में। तो एम्पियर्स लॉ से रिलेटेड फर्स्ट एप्लीकेशन हम यहाँ पे देखेंगे एंड दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। वही है जो बायोट सावर्ट लॉ से हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो फॉर्मूला भी अल्टीमेटली सेम ही मिलने वाला है। वहां पे भी हमने देखा था कि करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के सेंटर के पास पॉइंट है तो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला डिराइव करने वाले, लेकिन डिराइव करने के लिए मेथड जो है वो एम्पियर्स लॉ वाली है, ठीक है। एक छोटा सा एक्सप्रेशन है जो एक्सप्लेन करता हूं जिससे आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। क्या है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से आई इतना करंट फ्लो हो रहा है और आपको बोला है कि यहाँ पे पॉइंट पी है जो इस कंडक्टर से आर इतने डिस्टेंस पे है, इस कंडक्टर से आर इतने डिस्टेंस पे, और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। अब ये हम प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। अगर ये बायोट सावर्ट्स लॉ से होता तो हमें क्या करना पड़ता, एंड से पॉइंट पी को कनेक्ट करके φ1 φ2 कैलकुलेट करते। φ1 φ2 अगर गिवन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इन ब्रैकेट sin φ1 प्लस sin φ2, उसमें वैल्यू पुट करते। लेकिन ये एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग जाना है तो हमें सबसे पहली जो कंडीशन मैंने बोली थी वो मेंटेन करनी पड़ेगी। एक लिमिटेशन मैंने बोला था, क्या था लिमिटेशन, कम ऑन फास्ट। एम्पियर्स लॉ का लिमिटेशन क्या था, आजच सांगितलंय। फर्स्ट पॉइंट वही एक्सप्लेन किया था मैंने एम्पियर्स लॉ में। बद्री यस अरे सो रहे क्या, लेक्चर कर रहे, क्या कर रहे कोमल, क्या था लिमिटेशन, आवाज नहीं आ रही है, याद नहीं है, देविका ऋषभ। यस सर। क्या था बेटा लिमिटेशन, याद है? एक ही लिमिटेशन था पागल लोग, क्या था कि जो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसने क्या करना चाहिए, करंट कैरिंग कंडक्टर को एक सरफेस ने एनक्लोज करना चाहिए। यस देविका, एप्लीकेबल फॉर क्लोज लूप ओनली। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कंडक्टर को एनक्लोज करने वाला पॉइंट पी में से पास होने वाला इस तरह का एक लूप ड्रॉ करना पड़ेगा।
अब ये सर्कुलर लूप हमने ड्रॉ किया, ये क्लोज लूप ने कंडक्टर को एनक्लोज किया है। अब हम क्या करेंगे, इस सर्कुलर लूप का यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, दैट इज डीएल। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो जो डीएल हमने लिया है वो टेंजेंट के अलोंग लिया है, और हम जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, राइट हैंड थंब रूल अगर अप्लाई करेंगे तो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है वो इनवर्ट जाएगी, मतलब इसी डीएल के डायरेक्शन के अलोंग जाएगी। तो यहाँ पे अगर एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे तो उसका एक्सप्रेशन था बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ आई था, लेकिन यहाँ पे एक ही करंट है इसलिए मैं डायरेक्टली समेशन की जगह पे आई लिख दूंगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो दोनों के बिटवीन है डॉट प्रोडक्ट, तो इनका सिंप्लीफिकेशन होगा b इंटू डीएल इंटू कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। क्लियर? याद है कि ये डॉट प्रोडक्ट को रिप्लेस करके कॉस थीटा क्यों इंट्रोड्यूस किया मैंने? Yes, sir. ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि बट B एंड DL आर एक्टिंग अलोंग सेम डायरेक्शन। B एंड D जो है वो सेम डायरेक्शन में एक्ट होती है, इसका मतलब यहाँ पे थीटा जो है वो बनेगा 0 cos 0 1, यानी ये एक्सप्रेशन बनेगा लाइन इंटीग्रल ऑफ B इंटू DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। अब यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, तो उसको अगर बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन बचा सिर्फ डीएल का एंड दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई। बट यहाँ पे देखो डीएल मतलब क्या था, ये सर्कुलर पाथ की छोटी सी लेंथ थी, उसको इंटीग्रेट करेंगे मतलब टोटल सर्कुलर पाथ की लेंथ कैलकुलेट करेंगे, तो सर्कुलर पाथ की टोटल लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर सरकमफरेंस। तो यहाँ पे बट इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बनेगा 2 पाई आर, यानी ये बनेगा b इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई, यानी b के लिए एक्सप्रेशन मिल गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए गिवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला पहले कहां पे देखा है क्या? यस नो? देखा है क्या कहीं पे? कहां पे? वही बायोट सावर्ट्स लॉ में था, वही है। मतलब एप्लीकेशन मेथड उसको सॉल्व करने की डिफरेंट है, मतलब वही मिल रहा है, मैग्नेटिक इंडक्शन ही मिल रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से ही मिल रहा है, लेकिन फॉर्मूला भी सेम ही आ रहा है, बस ये थोड़ी सी सिंपल मेथड है, साइन फाई 1 फाई 2 की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो स्टार मार्क करके इसको लिखना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लो। ये था फर्स्ट एप्लीकेशन। अब इसके ऊपर से हम वेरियस केसेस में, वेरियस कंडीशन में इसको अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, देखो अब कंडीशन क्या होगी, आपको याद करना है कि जो कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो है मैग्नेटिक इंडक्शन, और मैंने बोला है कि ये मैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है जो फील्ड की स्ट्रेंथ शो करती है। एंड आपको कंपेयर करने के लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बी जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ शो करता है, उसी तरह जिस तरह ई ने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ शो की थी, एंड ई की जो स्ट्रेंथ शो करने का काम था वो था ई फॉर ग्रेविटेशन, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड वाली कंसेप्ट भी अपन ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं अगर याद होगा तो। यानी देखो तीनों टॉपिक में जो भी पूरा इमेजिनेशन, पूरे फॉर्मूले आने वाले हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसलिए फिजिक्स के पहले लेक्चर में मैं आपको बोलता हूं चार्ज एंड मास, इसके ऊपर हमारा टॉपिक का सिलेबस का 70% मतलब सिलेबस डिपेंड करता है। वो किस लिए, अब ये धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। यानी कि यहाँ पे बी ई एंड ई फॉर ग्रेविटेशन, मतलब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की जो बात है वो सेम ही होती है। देखो याद करो, ग्रेविटेशन में हमने इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का एक जनरल फॉर्मूला देखा था, फोर्स पर यूनिट मास, फिर उसको अप्लाई करते गए, पहले हॉलो स्फीयर के लिए, बाद में सॉलिड स्फीयर के लिए, बाद में रिंग के लिए, बाद में डिस्क के लिए। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा तो भी हमने वही किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ली एट वेरियस पॉइंट पे ड्यू टू स्फीयर, पहले सॉलिड स्फीयर, बाद में हॉलो स्फीयर, देन उसके बाद में रिंग, उसके बाद में डिस्क। याद है क्या? Yes, sir. यहाँ पे भी वही करने वाले अपन, लेकिन यहाँ पे स्फीयर बियर नहीं चलेंगे क्योंकि यहाँ पे चार्जेस आर इन मोशन रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, देखो जो अभी देखा था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उससे रिलेटेड डेटा देखेंगे। तो हमें पहले यहाँ पे
कंसीडर करना पड़ेगा होलो करंट कैरिंग सिलेंडर। मतलब चार्ज स्फीयर नहीं चलेगा, क्योंकि चार्जेस मोशन में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर लेंगे जो है सिलिंड्रिकल, इस तरह का सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है। और इस सिलिंड्रिकल कंडक्टर में से करंट फ्लो होने वाला है, ठीक है। पहली केस में सॉलिड लिया था, सॉलिड ले लेते। अब यहाँ पे ये सॉलिड करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और ये पूरा अंदर से भरा हुआ है, इसकी रेडियस दी है कैपिटल आर। तो वहां पे भी अपन 3 पॉइंट लेते थे, कौन से, एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इनसाइड वाला, दूसरा सरफेस पे, तीसरा surface. आउटसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक पॉइंट अपन लेंगे एट ए डिस्टेंस आर डैश, ये होगा ए। दूसरा पॉइंट लेंगे बी एट ए डिस्टेंस कैपिटल आर। तीसरा पॉइंट लेंगे सी एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर। अब कंडीशन क्या है, देखो वहां पे याद है आपको ग्रेविटेशन में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या करना पड़ता था उसी तरह से देखो, मैग्नेटिक इंडक्शन अगर मुझे चाहिए ए पे, तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये जनरल फॉर्मूला था इसका। वहां पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड में भी हमने क्या किया था, अगर याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, जीएम अपॉन आर स्क्वायर था। सॉलिड स्फीयर के इनसाइड अगर इंटेंसिटी चाहिए थी तो मैं उसको आर डैश बाय कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करता था, याद आ रहा है क्या? नहीं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था तो वहां पे फॉर्मूला था के क्यू बाय आर स्क्वायर, और उसको मैं इनसाइड पॉइंट के लिए आर डैश बाय कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करता था। यस, तो यहां पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, आर डैश बाय कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ए के ऊपर मुझे इंटेंसिटी मिलती है म्यू नॉट आई आर डैश अपॉन 2 पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट इनसाइड द करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर फाइंड कर सकते हैं। है क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट सरफेस के ऊपर है, तो बी एट बी फाइंड करनी है। तो सरफेस के ऊपर के लिए फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन डायरेक्टली 2 पाई आर। यहाँ पे भी सरफेस के ऊपर था जीएम अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे भी सरफेस के ऊपर था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये सरफेस पे, ये इनसाइड पे। उसी तरह से ये आउटसाइड पॉइंट अगर दिया जाएगा बी एट सी, तो सिर्फ क्या होगा, कैपिटल आर रिप्लेस्ड बाय स्मॉल आर, यानी यहां पे क्या आएगा, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, यहां पे भी सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर, यहां पे भी जीएम अपॉन सॉरी के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर था। यहाँ पे भी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आएगा। मतलब इनको कंपेयर करना है, बस यहां से वही पढ़ा था, वही मैग्नेटिक इंडक्शन में, बस क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट जी था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन था, यहाँ पे कांस्टेंट म्यू नॉट है, बाकी पूरा पार्ट सेम है, एक्चुअल में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी मास थी, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी चार्ज थी, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी करंट है। क्लियर है? बाकी पूरा पार्ट सेम। अब तीनों के ऊपर से अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर पॉइंट इनसाइड है तो मैग्नेटिक इंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्टेंस आर डैश। अगर पॉइंट आउटसाइड चला गया तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द आर। एंड अगर हमें इस तरह से मैग्नेटिक इंडक्शन सेंटर पे यानी इस एक्चुअल एक्सिस के ऊपर, इसको अपन बी एट एक्सिस भी बोलेंगे, फाइंड करना है तो वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये आर डैश जो है वो सेंटर पे या फिर एक्सिस पे 0 होता है, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा। है क्लियर सबको, सब पार्ट? यस नो? क्लियर है? यस। अब यहां पे आपको अगर ग्राफ्स याद होंगे, देखो ग्रेविटेशन में जब अपन वेरिएशन कैलकुलेट करते थे तो वहां पे ये ग्राफ ऐसे आता था, ये डिस्टेंस था, ये इंटेंसिटी थी। जब तक सरफेस नहीं आ रहा है, d इक्वल्स टू आर नहीं आ रहा है, तब तक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसके बियॉन्ड ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता था। वही बात अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देख चुके हैं। अगर ये डिस्टेंस वर्सेस इंटेंसिटी है तो जब तक सॉलिड स्फीयर का सरफेस नहीं आता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके बाद में ऐसे वेरी करता था। तो यहाँ पे भी जो ग्राफ आएगा उसमें क्या होगा,
यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन वर्सेस डिस्टेंस लेंगे, तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन आएगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। कब तक? जब तक D इक्वल्स टू कैपिटल R नहीं बनता है तब तक। उसके बियॉन्ड ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। फिनिश्ड। हो गया क्लियर? क्लियर? यस, ओके। अब सेम वे सॉलिड की जगह पे हम नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे, उसमें आने वाला है होलो। ये ऊपर का अभी याद नहीं करना है, वो पहले हो गया था, बस कंपैरिजन के लिए मैंने एक्सप्लेन किया है। मतलब कुछ अलग पढ़ना ही नहीं, अब जो पहले हुआ था उसी को बस अपन डिफरेंट केस में अप्लाई करके नए नए फॉर्मूले डिराइव करते जा रहे हैं। ठीक है, होलो करंट कैरिंग सिलेंडर। लेकिन अब ये कैसा है? होलो सिलेंडर। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या होगा? ऐसे उसकी जो वॉल है, ये अंदर का पोर्शन ये होलो है, लेकिन इसकी जो थिकनेस है यहाँ पे थोड़ी सी कंसीडरेबल है। इस तरह की ये थिकनेस दी है। ठीक है, मतलब ये पूरा पार्ट क्या है? सॉलिड है, और ये अंदर जो पोर्शन है वो होलो है। ये उसका एक्सिस है। इनर पार्ट की रेडियस है A, ये बाहर का पार्ट है उसकी रेडियस है B। ये बन गया आपका होलो सिलेंडर जिसकी वॉल ठीक है। वॉल ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे इसको इनर एंड आउटर दो रेडियस रहेगी। अब इसमें भी हम क्या करने वाले हैं? एक पॉइंट लेंगे A, जो हम कंसीडर कर रहे हैं एट ए डिस्टेंस R'। दूसरा पॉइंट लेंगे B, जो हम कंसीडर कर रहे हैं फिर से R'। तीसरा पॉइंट लेंगे C, जो रहेगा सरफेस के ऊपर एट ए डिस्टेंस कैपिटल R की जगह पे उसको B बोल देते क्योंकि ये सिमिलर हो गया। उसके बाद में और एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे D, जिसका डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r ले लेते हैं। डायग्राम में कौन से पॉइंट लिए, कहाँ पे लिए, क्लियर हो रहा है सबको? देखो ध्यान से, बाकी फॉर्मूले तो सिंपल एकदम, डायग्राम इंपॉर्टेंट है बस। क्लियर? क्लियर है? यस नो कुछ तो बोलो। यस। चलो अब वन बाय वन जाएंगे। पहले फाइंड करना है मैग्नेटिक इंडक्शन पॉइंट ए के ऊपर, लेकिन ए जो है कहां पे? अंदर है, जिसमें अगर हम क्लोज लूप ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा होलो पोर्शन है, कोई करंट है ही नहीं वहां पे। करंट ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का कोई कंडीशन ही नहीं आता है। मतलब ए पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन विल बिकम जीरो। उसके बाद में ये सेकंड कंडीशन लेने वाले हैं अपन बी के ऊपर, एंड इसको थोड़ा सा आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा नया अलग नहीं है, लेकिन थोड़ा एडिशनल लर्न करने जैसा फॉर्मूला है, और ये रहेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कितना है? R' इन ब्रैकेट R' का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको रट्टा मारने के लिए, लर्न करने के लिए एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, बाकी तो बस कंपेयर करने के बाद ही हमने डिराइव किया है। उसके बाद में थर्ड केस है, पॉइंट अगर सरफेस के ऊपर है तो वही B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू B, उसकी जो रेडियस दी है वो। एंड अगर पॉइंट आउटसाइड दिया है तो उसके लिए फिर से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। ये तो सिमिलर ही रहेंगे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चलो ध्यान से देखो, कॉमन फास्ट ईच एंड एवरी कंडीशन, बस वहां पे स्टार मार्क करके दिए है, वो अलग है, वो न्यू है, वो बस लर्न करने जैसी है, बाकी पूरा पार्ट तो सिमिलर ही है। क्लियर? क्लियर? यस, ओके। अब इसके बाद में नेक्स्ट केस आएगी जिसमें हमें होलो सिलेंडर लेना है, लेकिन अब वो थिक नहीं होगा, थिन होगा। मतलब उसके ऐसे दो दो रेडियस नहीं होगी, एक ही रेडियस होगी। इस तरह का सिलेंडर होगा, और ये अंदर का पोर्शन पूरा होलो है। तो होलो है इसका मतलब हम पहला पॉइंट लेंगे A एट ए डिस्टेंस R', दूसरा पॉइंट लेंगे B एट ए सरफेस पे, मतलब डिस्टेंस कैपिटल R,
तीसरा पॉइंट लेंगे C एट ए डिस्टेंस स्मॉल r। तो अब ये फॉर्मूले तो आपको मालूम है कि B एट E A कितना होगा 0। क्यों 0? अंदर कोई करंट ही नहीं, कहां तक सरफेस तक नहीं है, मतलब सरफेस जब तक नहीं आ रहा है तब तक 0। देन सरफेस के ऊपर आएंगे तो ये बनेगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल R एंड सरफेस के बियॉन्ड जाएंगे मतलब C पॉइंट पे तो ये बनेगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई स्मॉल r। अगर इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है तो वही कंडीशन जो हॉलो स्फीयर के लिए थी, ये हॉलो सिलेंडर है, बस क्या होगा जब तक सरफेस नहीं आ रहा है तब तक कोई भी मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं एंड उसके बियॉन्ड ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर? Yes, sir. ओके तो ये हो गया होलो सिलेंडर करंट कैरिंग सिलेंडर। ठीक नहीं है ये थीन था, इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लो। थीन। अब इसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन आएगा जिसमें हमें करंट कैरिंग प्लेन शीट दी है। मतलब सिलिंड्रिकल कंडक्टिंग वायर नहीं है, एक प्लेन शीट है, मतलब बुक की तरह, नोटबुक के पेज की तरह, और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है एंड उसमें आपको बोला है कि यहाँ पे जो के है, के इसका मतलब है करंट फ्लोइंग पर यूनिट लेंथ, करंट फ्लोइंग पर यूनिट लेंथ। तो उस केस में किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन अगर फाइंड करना है तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री हर पॉइंट पे करंट सेम होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी सेम रहेगी और वो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट के अपॉन 2, वेयर म्यू नॉट का मतलब परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। के का मतलब लिख के दिया है करंट पर यूनिट लेंथ, करंट डेंसिटी, ठीक है, और बी बनेगा म्यू नॉट के अपॉन 2। यस, क्लियर? चलो इसके बाद में नेक्स्ट केस आएगी दैट इज फॉर सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, अब सोलेनॉइड मतलब क्या होता है, कितने लोगों को मालूम है सोलेनॉइड? यस, सोलेनॉइड याद है किसी को? मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड मतलब क्या होता है, देखो बेसिकली एक सिलिंड्रिकल फ्रेम होती है एंड इस सिलिंड्रिकल फ्रेम के ऊपर इस तरह से ये कंडक्टिंग वायर को हम ऐसे गुंडालते हैं, मतलब वाउंड करते हैं, और ये वाउंडिंग के बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोला जाता है सोलेनॉइड। अब ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड का जो एक्सिस है, देखो ये सोलेनॉइड में से करंट फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है अलोंग सोलेनॉइड ओनली। जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है अलोंग एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड ओनली। मतलब सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन यूनिफॉर्म होता है, उसके डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग है, एंड ये सोलेनॉइड के बाहर अगर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तो उसको अपन कंसीडर ही नहीं करते, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड में से अगर आई इतना करंट फ्लो हो रहा है, यहां पे हमें लगता है स्मॉल एन, स्मॉल एन का मतलब होता है एन बाय एल। अब एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड एल का मतलब लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो यहां पे स्मॉल एन को बोला जाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है वो ध्यान से देखना पड़ेगा, कैपिटल एन दिया या स्मॉल एन दिया। अगर सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स बोलेंगे 1000 है तो वो कैपिटल एन है, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलेंगे मतलब वो स्मॉल एन है। तो उस केस में ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है सेंटर पे, बी एट सेंटर, उसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई।
एंड वही मैग्नेटिक इंडक्शन अगर एंड पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है तो ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उसके हाफ हो जाता है, मतलब बी एट एंड बनता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनके ऊपर डायरेक्ट वैल्यू दी जाती है करंट की, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की, और आपको मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करो बोल देते हैं। क्लियर? एंड अगर आपको डेटा इन टर्म्स ऑफ एंगल प्रोवाइड कर रहे हैं कि कोई भी पॉइंट यहाँ पे दिया है P और ये P के एंगल से दोनों एंड से बना के दिए है, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, तो वहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 इन ब्रैकेट कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा 2। लेकिन इसके ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे, ये बस थ्योरेटिकल कंडीशन अगर पूछी गई तो पूछा जाएगा, बट एक्चुअल में जो न्यूमेरिकल आते हैं तो या यहाँ पे इस फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बस एंगल पॉइंट का, जैसे स्ट्रेट लाइन का था ना, उसी तरह के एंगल अगर बना के दिए है पॉइंट पी के एंड पॉइंट के साथ में, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 जनरलाइज फॉर्म, और यहाँ पे कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा 2, इनमें से जिसकी वैल्यू बड़ी है उसको पहले ले लो सो दैट मैग्नीट्यूड इसका पॉजिटिव आना चाहिए। चलो क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। अब ये सोलेनॉइड की तरह और एक पॉइंट आता है जिसको अपन बोलते हैं एज ए टोरॉइड। टोरॉइड, टोरॉइड। अब ये टोरॉइड मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय टोरॉइड? ऐसी एक ट्यूब होती है, ट्यूब, जैसे ये सिलिंड्रिकल फ्रेम थी उस तरह से ऐसी एक ट्यूब होती है, एंड ये ट्यूब के ऊपर क्या किया जाता है, इस तरह से वायर को वाउंड किया जाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सोलेनॉइड। यहां से करंट अंदर जाएगा, यहां से करंट बाहर आएगा, तो इसकी वजह से इनसाइड किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन कांस्टेंट होता है, एंड उसको कैलकुलेट करने के लिए अगेन सिमिलर फॉर्मूला है, दैट इज म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। बस यहाँ पे स्मॉल एन कैलकुलेट करने के लिए आपको n अपॉन 2 पाई आर ये फॉर्मूला लेना पड़ेगा। मतलब जैसे सोलेनॉइड की केस थी वही टोरॉइड की केस है। ठीक है, म्यू नॉट एन आई वहां पे भी था, म्यू नॉट एन आई यहाँ पे भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहां पे स्मॉल एन इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन एल था, यहाँ पे स्मॉल एन इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर था। और ये कौन सी क्या केस है, ये मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड। बस यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी क्या करते हैं कि ये आर ओ देते हैं आउटर रेडियस, ये आर आई देते हैं इनसाइड रेडियस, और हमें जो आर चाहिए वो होती है मीन रेडियस। तो यहाँ पे मीन रेडियस कैलकुलेट करने के लिए आर ओ प्लस आर आई डिवाइडेड बाय 2 ये एक्सप्रेशन हमें यूज करना पड़ता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने एम्पियर्स लॉ को एकदम डिटेल में विथ ऑल एप्लीकेशन डिस्कस किया है। आज का फिर से आपका वही टास्क है, लेक्चर में जितने भी पॉइंट्स पढ़ाए गए थे फिर से सब लिखेंगे, सारे फॉर्मूले एकदम ढंग से बाय हार्ट लर्न करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, एंड वो होने के बाद सॉल्व्ड एग्जांपल्स आफ्टर कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 एंड बिफोर कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 जितने दिए उतने सारे सॉल्व करेंगे। सॉल्व एग्जांपल 3 बार सॉल्व हो गए, देन यू कैन गो फॉर कंसेप्ट एप्लीकेशन 3, यानी फ्रॉम मॉड्यूल हमारा कंसेप्ट एप्लीकेशन नंबर 3 तक का सारा क्वेश्चन का पार्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए। यह है आपका आज का होमवर्क। साइमल्टेनियसली कुछ वर्कशीट भी मैं ग्रुप के ऊपर सेंड करता हूं, वो अलग से सॉल्व करनी है। ठीक है, तो कल से जो है हमें डिस्कस करना है अबाउट सेम टॉपिक, जिसमें हम मूविंग चार्जेस यानी चार्ज की मोशन मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब एकदम सिंपल एंड थोड़ा पार्ट बाकी है टॉपिक का। ये बायोट-सैवर्ट्स लॉ एंड एम्पियर्स लॉ दोनों में से एक के ऊपर कंफर्म हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। सो जितना ज्यादा टाइम देके प्रिपेयर कर सकते हो उतना ज्यादा टाइम देके प्रिपेयर करने का ट्राई करो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर। थैंक यू।